नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है तथा वह दूसरे से भिन्न होता है। मनुष्य के रंग रूप, उसके सोचने समझने सीखने समायोजन के तरीके, उसकी क्षमताओं इत्यादि में विविधता होना नैसर्गिक है। संसार का कोई भी समाज बिना इन विविधताओं के नहीं है तथा समाज का विकास इन विविधताओं के समान के बिना संभव भी नहीं है। प्रस्तुत सत्र में निम्न बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से प्रसंग से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम 2 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, और दूसरा शारीरिक बनावट और रंग रूप में विभिन्न देशों प्रदेशों के लोग कैसे भिन्न होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सोचने समझने सीखने समायोजन आदि की योग्यताएं सामान्य बच्चों से भिन्न हो सकती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी योग्यताओं क्षमताओं व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बच्चों से बहुत भिन्न होते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखते हों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि दोस्तों, वह बच्चे जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी भिन्नता है, वह समाज से समूह से अलग हैं, कोई विशिष्टता रखते हैं, कोई खासियत रखते हैं, तो वह बच्चे दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। विभिन्नताओं के आधार पर इन बच्चों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बच्चे, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन क्रिया दिव्यांगता दृष्टि बाधा श्रवणहास वाणी दोष वाले बच्चे, सामाजिक दृष्टि से असमायोजित अथवा समस्यात्मक बच्चे आदि। यानी कि दोस्तों, इनको जो CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इनको हम लोग इनकी शारीरिक और दूसरी क्षमताओं के आधार पर बुद्धि लब्धि के आधार पर इनको कई भागों में वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने भिन्न होते हैं कि इन्हें समान व्यक्तियों के लिए बनाए हुए समाज में बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं से विचलन के कारण इन बच्चों या व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के सम्यक उपयोग तथा ठीक ढंग से अपनी आप को समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इन बच्चों में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनको दोस्तों कैटर करने के लिए, उनको समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए उनको विशेष देखभाल और शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी गुण विशेष के संदर्भ में सामान्य से अधिक दूरी पर होते हैं, जिससे इन बच्चों का अधिगम एवं अनुकूलन प्रभावित होता है। कुछ बच्चे मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि एवं विवेक के बहुत ही ऊंचे स्तर पर होकर प्रतिभाशाली एवं होनहार के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ बच्चे में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की ज़रूरत से ज़्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य साथियों से काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। इस पिछड़ेपन के कारण उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चे या धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे के रूप में उनकी विशेष न्यूनताओं और क्षमताओं के आधार पर विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, विशेषताएं जो हैं केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनमें किसी प्रकार की क्षति है, और जिसमें दोस्तों जो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो भी हमारे जो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के अंडर ही आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताएं दी गई हैं। तो दोस्तों, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रकृति और विशेषताओं में निम्नवत बिंदुओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट दिया गया है, विशिष्ट बच्चे सामान्य या औसत बच्चों से निश्चित रूप से काफ़ी अलग एवं भिन्न होते हैं।
यानी कि दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें आप देख के ही पता कर सकते हैं कि ये विशिष्ट बच्चे हैं। सामान्य या औसत बच्चों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में किसी भी एक में हो सकती है। यानी कि दोस्तों ये जो विशिष्टता है इसमें दोस्तों बच्चा या तो सामान्य बच्चे से काफ़ी अधिक जानता होगा या तो सामान्य बच्चे से काफ़ी कम जानता होगा। इन्हें वातावरण में समायोजित करने के लिए वातावरण को इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये समायोजन में एडजस्टमेंट में इनको समस्या होती है, इसीलिए इनके समाज को ही इनके वातावरण को ही इनके अनुरूप समायोजित किया जाता है। अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखरेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इनकी योग्यताएं जो होती हैं विशिष्ट होती हैं, तो इनकी क्षमता के अनुसार दोस्तों इनको पहले एडजस्टमेंट कराया जाता है, उसके बाद इनको उसी प्रकार से इनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद दोस्तों हम लोग का यहाँ से टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि दोस्तों टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में आ जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि पहले जो PW एक्ट था उसमें केवल 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन जो RPWD एक्ट 2016 था उसमें दोस्तों 7 से बढ़ाकर डिसेबिलिटीज़ 21 कर दी गई थी। तो आज हम लोग 21 डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहली दोस्तों हम लोग की जो डिसेबिलिटी आती है वह आती है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, यानी कि दोस्तों गति विषयक दिव्यांगता। गति विषयक दिव्यांगता की दोस्तों परिभाषा देख लीजिए। अस्थि दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे यह बच्चे हैं जिनकी अस्थियां, बोन्स, जोड़ और मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। ऐसे बच्चों को सामान्यतः शारीरिक दिव्यांग, चलन निषक्त भी कहा जाता है। दूसरी दोस्तों हम लोग की आती है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेरित है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हो किंतु निम्नलिखित में से पीड़ित है। तो दोस्तों जो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन होता है उसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है कि उसको अगर ये तीनों में से कोई भी एक है तो उसको हम लोग डिसेबल्ड कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे। पहला दोस्तों हाथ या पैर में सुग्राहीकरण का ह्रास से साथ साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का द्वास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है। यानी कि दोस्तों कोई डिफॉर्मिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाथ और पैर में सुग्राहीकरण है और आँख और पलक में सुग्राहीकरण का द्वास है। व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम हैं। और तीसरा दोस्तों हम लोग का आता है अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ साथ वृद्ध जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है। यानी कि दोस्तों आखिरी पॉइंट जो है इसमें अत्यंत यानी कि हाई डिफॉर्मिटी आ जाती है शरीर में, और दोस्तों यह एज के साथ भी बढ़ता रहता है। तीसरा दोस्तों हम लोग का आता है मस्तिष्क पक्षाघात, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? प्रमस्तिष्कीय घात से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिकीय दशाओं से शरीर के चलन को पेशियों से समन्वय को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होती है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात साधारणतया जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है। तो दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होती है दिमाग से जुड़ी हुई डिसेबिलिटी होती है। चौथी हम लोग की आती है यहाँ पे डॉर्फिज्म, यानी कि बौनापन। बौनापन से कोई चिकित्सकीय या आनुवांशिक दशा विपरीत है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई 4 फीट 10 इंच यानी कि 147 सेंटीमीटर या उससे न्यून रह जाती है। तो दोस्तों 147 सेंटीमीटर से जिसकी भी हाइट कम होती है उसको बौनापन कहा जाता है।
लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ये डिसेबिलिटी लागू नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज हाइट ही कम होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का आता है पांचवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि बहुदुष्पोषण। बहुदुष्पोषण से वंशानुगत या आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है, जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमज़ोर कर देता है। बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसके कारण स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अरिथपंजर पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है। तो दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो दोस्तों डेड होने लग जाते हैं और उससे दोस्तों जो है डिस्ट्रॉफी आ जाती है, मस्कुलर यानी डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो इसके कारण दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या होती है। अगला दोस्तों हम लोग का जो सिक्स्थ डिसेबिलिटी है वह है एसिड अटैक विक्टिम। तो दोस्तों अम्ल या समान संधारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि दोस्तों जिस पे एसिड अटैक का हमला हुआ है तो उसे दोस्तों हम लोग एसिड अटैक विक्टिम कहते हैं, और ये भी दोस्तों एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो सेवन्थ आती है वो होती है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है टोटल ब्लाइंडनेस और दूसरी होती है दोस्तों लो विज़न। तो टोटल ब्लाइंडनेस दोस्तों दो उसमें कारण होते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक है तो उसको हम लोग टोटल ब्लाइंड कहते हैं। पहला दोस्तों है दृष्टि की पूर्णता अभाव, यानी कि दोस्तों अगर दृष्टि पूरी तरह से क्षति हो चुकी है तो उसको हम लोग टोटल ब्लाइंड कहेंगे। दूसरा है दोस्तों यदि उसमें सर्वोत्तम सुधार कर दिया गया है फिर भी जो दोस्तों बेहतर आँख है वो 3/60 या फिर 10/200 स्नेलिन तक देख पा रही है, तो उसको दोस्तों हम लोग टोटल ब्लाइंड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर उसका जो फील्ड ऑफ विज़न है डिग्री जो है वह 10 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग दोस्तों टोटल ब्लाइंड। उसके बाद दोस्तों हम लोग का ब्लाइंडनेस के ही अंदर दूसरा जो आता है टर्म वो होता है लो विज़न। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लो विज़न में भी दोस्तों दो मतलब लाइंस होती हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉलो हो रही हैं तो उसको हम लोग लो विज़न कहेंगे। पहला है दोस्तों बेहतर आँखों में सुधारीकरण लेंसों के साथ 6/18 से अनधिक या फिर 20/60 से कम, 3/60 या 10/200 स्नेलन दृश्य संवेदनशीलता यानी कि दोस्तों अगर ये जो 6/18 है, 20/60 है, 3/60 या फिर 10/200 स्नेलन से उसको कम दिख रहा है लेंस लगाने के बावजूद, तो उसको हम लोग 200 लो विज़न कहेंगे। और उसका दोस्तों जो फील्ड ऑफ डिग्री है विज़न है वो 10 से 40 डिग्री के बीच में है, तो उसको भी दोस्तों हम लोग लो विज़न कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ब्लाइंडनेस में दो थे, टोटल ब्लाइंडनेस और लो विज़न, उसी प्रकार दोस्तों जो हम लोग की 9th डिसेबिलिटी है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण दिव्यांगता, इसमें भी दोस्तों पहला होता है प्योर डेफ यानी कि दोस्तों बधिर, और दूसरा आता है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो बधिर दोस्तों किसे कहते हैं, देखिए बधिर दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में बेहतर कर्ण में 70 डेसिबल या अधिक की अवर्ण अक्षमता, यानी कि दोस्तों 70 डेसिबल के ऊपर वह नहीं सुन पाता है, 70 डेसिबल का लॉस हो जाता है उसके बेटर कान में, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं डेफ। और दूसरा जो होता है हार्ड हियरिंग यानी कि दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की श्रवण अक्षमता, यानी कि दोस्तों 60 और 70 डेसिबल तक की 60 से लेकर 70 डेसिबल तक की आवाज़ें वह नहीं सुन पाता है, उसे हम लोग दोस्तों हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हम लोगों की अगली डिसेबिलिटी आती है यानी कि 10वें नंबर की डिसेबिलिटी, वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई है, नंबरिंग में गलती हो गई, इसे इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों 10वें नंबर की जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है कहती है कि यह लैरिंगटोमी यानी कि दोस्तों ये एक सर्जरी होती है लैरिंजेक्टोटोमी। इसमें दोस्तों जो वोकल कॉर्ड है हम लोगों का जो वॉइस बॉक्स है उसको दोस्तों सर्जरी से निकाल दिया जाता है। या फेजिया जैसी स्थितियों से अद्भुत स्थायी निःशक्तता विपरीत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक व भाषा से किसी एक अधिक संगठनों को प्रभावित करती है।
यानी कि दोस्तों ये तंत्रिका से संबंधित है। इसमें दोस्तों बोलने और भाषा से संबंधी जो है विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा 11वें नंबर की हम लोग की जो डिसेबिलिटी आती है, यानी वो है बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बौद्धिक दिव्यांगता के अंतर यह बच्चे आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पाई जाती है। तो दोस्तों जो औसत आईक्यू है उनसे कम जिसका भी मानसिक योग्यता है उसे हम लोग बौद्धिक दिव्यांग कहते हैं, अतः उनके सीखने की गति सामान्य से कम होती है। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक संप्राप्ति में पिछड़ जाते हैं। पूर्व में इस स्थिति को मानसिक मंदता भी कहा जाता था। इस श्रेणी में वह बच्चे रखे जाते हैं जिनका बौद्धिक स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। बौद्धिक निःशक्त बच्चों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। शिक्षा ग्रहण करने योग्य एजुकेबल, यानी कि दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी भी दोस्तों 3 भागों में उनको बांटा गया है। पहले हैं जो एजुकेबल हैं यानी जिनको पढ़ाया जा सकता है। दूसरे हैं ट्रेनेबल, यानी कि दोस्तों जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता है लेकिन ट्रेन किया जा सकता है डेली लाइफ में अपने काम करने के लिए। और तीसरे होते हैं कस्टोडियल, यानी कि दोस्तों उनको कस्टडी की ज़रूरत होती है, उनको देखभाल की ज़रूरत होती है, वह स्वयं से अपने जीवन के जो दैनिक जीवन के कौशल हैं उनको भी नहीं पूर्ण कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों 12वीं हम लोग की डिसेबिलिटी आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों के समान होती है, लेकिन इन बच्चों को पढ़ने लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। किर्क के अनुसार, यानी दोस्तों जो किर्क हैं उनके अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अधिगम दिव्यांगता का तात्पर्य वाक भाषा पठन लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता विकृति अथवा अवरुद्ध विकास है, जो संभवतः मानसिक कार्य विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता। संवेदी अक्षमता एवं संस्कृति या अनुदेशन के कारण, यानी कि दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में हमारे यहाँ पे 5 आते हैं मुख्य। पहला होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको मालूम होगा कि इसमें दोस्तों पढ़ने से संबंधी विकार होता है, पढ़ने लिखने में समस्या होती है। दूसरा होता है डिस्ग्राफिया, यानी कि दोस्तों ग्राफ यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखने से संबंधी है। और डिसकैलकुलिया दोस्तों जो है यहाँ पे गणितीय अंक गणित जो होता है उसमें बच्चे को समस्या आती है। और डिस्फेरेक्सिया दोस्तों डेवलपमेंट है, इसमें दोस्तों बच्चे का जो विकास है वह काफ़ी धीमी गति से होता है। और आखिरी में दोस्तों आता है अफीजिया, इसमें दोस्तों पढ़ने लिखने में भी समस्या होती है और बच्चे का विकास भी दोस्तों प्रभावित होता है। 13वां दोस्तों हम लोग की जो डिसेबिलिटी है 13th डिसेबिलिटी वह है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों इसे हम लोग स्वालीनता भी कहते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से एक ऐसी तांत्रिक विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन से पहले 3 वर्षों में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो ऑटिज़म होता है ये 3 साल तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है। ऑटिज़म व्यक्ति के संपर्क करने, संबंधों को समझने तथा दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि दोस्तों इसमें कम्युनिकेशन और एडजस्टमेंट जो है, जो समाज में एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है वह सबसे अधिक प्रभावित होती है। और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो 14वीं डिसेबिलिटी आती है वह है मानसिक व्यवहार यानी कि मेंटल बिहेवियर। मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्व अवमुखीकरण या स्मरण शक्ति का विकार अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय व्यवहार वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति से मस्तिष्क या विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमत्ता या समान से कम होना है। तो दोस्तों हम लोग की जो मेंटल बिहेवियर है वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अलग है।
इसमें दोस्तों जो चिंतन होती है, जो मनोदशा होती है, वह दोस्तों बच्चे की बदल जाती है। इसमें दोस्तों आईक्यू पे बच्चे की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग की जो दोस्तों 15वीं डिसेबिलिटी है वह है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि विकारी तंत्रिका दशाएं। तंत्रिका संबंधी विकार केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के रोग हैं दोस्तों, यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, कपाल तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिकाएं, तंत्रिका जड़ें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मांसपेशियां। इन विकारों में मिर्गी, अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश, स्ट्रोक, माइग्रेशन और अन्य सरदर्द विकारों सहित सेरेब्रोवास्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज़, न्यूरो इन्फेक्शन, मस्तिष्क ट्यूमर, सिर के आघात के कारण तंत्रिका तंत्र में दर्दनाक विकार और परिणाम स्वरूप तंत्रिका संबंधी विकार शामिल होते हैं। यानी कि दोस्तों जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हैं, इसमें हम लोगों का जो न्यूरो संबंधी समस्याएं होती हैं और इसमें हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड जो है वह इफ़ेक्ट होती है, जिसके कारण दोस्तों अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर दोस्तों जिसमें लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, मिर्गी रोग और दोस्तों स्ट्रोक आते हैं, माइग्रेशन, सिर दर्द, ऐसी दोस्तों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो 16th डिसेबिलिटी है वह है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि बहुस्क्लेरोसिस। बहुस्क्लेरोसिस से प्रवाहक तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं में चारों ओर माइलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे डिमाइलेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी कि दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हम लोग की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड और दोस्तों जो ब्रेन होता है, इनके बीच का दोस्तों संपर्क जो है वह स्टेबल नहीं हो पाता है, उसके कारण दोस्तों काफ़ी समस्याएं आती हैं। 17वीं डिसेबिलिटी दोस्तों हम लोग की है पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस रोग में कोई तंत्रिका प्रणाली ही प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कंप पेशी कठोरता और धीमा कठिन चलन मुख्यतः मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों के संबंध मस्तिष्क के आघातीय घंटिका में अध्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के इसमें संबंध है। दोस्तों जो पार्किंसंस डिसीज़ है, इसको दोस्तों अगर आम भाषा में हम लोग बोलेंगे तो दोस्तों इसको हलनी वाई बोलते हैं। इसमें दोस्तों हाथ पैर जो हैं वह हिलते रहते हैं, उसमें कंट्रोल नहीं रहता है और दोस्तों एज के कारण भी यह बूढ़े व्यक्तियों में देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो 18th डिसेबिलिटी है वह है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है, किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बच्चों को संप्रेषित किया जाता है। इसकी विशेषता रक्त से थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होता है। यानी कि दोस्तों जो हीमोफीलिया है, इसमें जो हम लोगों का ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वह नहीं हो पाती है, तो अगर हम लोग को चोट लग जाती है तो काफ़ी रक्त हम लोग का बह जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती है 19वीं डिसेबिलिटी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से वंशानुगत विकृतियों का समूह अभिप्रेत है, जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है। तो थैलेसीमिया दोस्तों जो है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है और यह दोस्तों जेनेटिक डिसेबिलिटी है जो जीन्स हमें मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो 20वीं है वह है सिकल सेल डिसीज़। इससे हेमोलैक्टिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो शैबद ऊतकों और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। हेमोलैक्टिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है, जिसकी परिणाम हीमोग्लोबिन का निकलना होता है। तो दोस्तों सिकल सेल डिसीज़ अगर आपको आम भाषा में बताएं तो इसमें जो हम लोगों के शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो इनकी दोस्तों जो शेप होता है उसमें दोस्तों डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसी को दोस्तों सिकल सेल डिसीज़ कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की जो आखिरी है 21वीं डिसेबिलिटी वह है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल बहुनिशक्तता, एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगता जिसके
अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं। यानी कि दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी में अभी तो केवल डेफ ब्लाइंडनेस, और बाकी दोस्तों अगर इन 21 में से कोई भी 2 डिसेबिलिटीज़ एक साथ हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों जो RPWD एक्ट 2016 है उसमें आखिरी में नोट करके दिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इस सूची में और भी डिसेबिलिटीज़ जोड़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, जानकारी दोस्तों पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।